I will teach you social science. Today I will explain you a chapter from history. The name of chapter is Life in the Rural Area During East India Company Rule. Students, I have divided this chapter in some sections. I will explain each of the section. First one is before coming of the British. When the British came to India, Indian villages were self-sufficient units. Most of the things villagers needed produced in the village itself. The farmers owned the land they cultivated and they could not be evicted. They pay a small part of their produce to the king, but if their crops fail due to natural calamities such as drought and floods, the king reduces the revenue or sometimes totally wrote it off. In this way, we see that कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडियन विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स थे. उन्हें जो भी जिन चीजों की भी आवश्यकता होती थी वो खुद विलेज में ही उसका उत्पादन कर लेते थे. वो अपने जमीन के मालिक हुआ करते थे और अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा उसके उत्पादन का मीन्स कि वो जो कल्टीवेट करते थे उसमें क्रॉप्स का एक छोटा सा हिस्सा वो किंग को रेवेन्यू के तौर पे देते थे. और इस तरह से कभी उनका क्रॉप फेल भी हो जाता था, जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा आने पे, तो किंग या तो रेवेन्यू कम कर देते थे या पूरी तरह से माफ कर देते थे. द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश however changed the situation. Revenue began to be collected by the agent of the company. It was fixed and had to be paid in cash. No concession was given even during the time of natural calamities. लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला तो चीजें बदल गई. कंपनी के एजेंट जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. रेवेन्यू अब क्रॉप के फॉर्म में नहीं बल्कि कैश के फॉर्म में देना होता था. अगर पीजेंट रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो जमीन पर से उनका मालिकाना हक खत्म कर दिया जाता था. यहाँ तक कि जब नेचुरल कैलेमिटीज आती थी तभी भी उन्हें किसी तरह का कंसेशन नहीं दिया जाता था. Now the second point is after the Battle of Buxar 1764. After the Battle of Buxar, the company got the right to collect the revenue of Bengal, Bihar and Odisha. The company needed money to purchase goods in India and export them, to run the administration, to maintain an army and to fund numerous wars that they fought in India and abroad. All along, the only aim of the company was to make more and more money, since land revenue was the only source of income and its timely collection was very important for the company. Now we will see that battle के वॉर के बाद 1764 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया गया था. कंपनी को इंडिया में मनी क्यों चाहिए था? ताकि वो कम कीमत पे गुड्स को परचेस कर सके और अब्रॉड में उसको ज्यादा कीमत पे सेल कर सके. और मेनली इसी ऑब्जेक्टिव से ट्रेड के लिए ही वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. उसके बाद वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी उसने पांव जमाना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आर्मी भी उन लोगों ने रखना शुरू कर दिया था. तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए फिर वो इंडिया में और उसके बाहर जो वॉर्स फाइट किया करते थे उनके लिए भी उन्हें रेवेन्यू चाहिए था. तो इन सारी चीजों के अलावा हम ये देखते हैं कि कंपनी का सिर्फ एक मकसद था कि इंडिया से ज्यादा इनकम कैसे हो सके, इस बात पे वो ध्यान देते थे. और इस तरह से उस समय तक लैंड रेवेन्यू ही एक मेन सोर्स था इनकम का कंपनी के लिए और उसका टाइमली कलेक्शन भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत जरूरी था. Now we will see during the period of Warren Hastings what was the policy of revenue collection.
वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में रेवेन्यू कलेक्शन का क्या पॉलिसी था, ये हम लोग जानेंगे. When Warren Hastings was the Governor General, the company gave the right to collect revenue from an area to the highest bidder. But this system failed as amount of bites were very high in comparison to the produce of land. So the company never got full amount. Also, bidding amount varied from one year to another, resulting in an instability of income for the company. तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो गांव का जो जमींदार या व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे ही रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया जाता था, लेकिन जो प्रोड्यूस लैंड से आता था उससे बहुत ज्यादा होता था रेवेन्यू का अमाउंट. इसलिए जो भी कंपनी डिसाइड करती थी बाइट का अमाउंट, वो उसे कभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया और बाइट का अमाउंट ईयर टू ईयर वेरी भी करता था. इस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना कंपनी के इनकम को इनस्टेबल बनाता था. एक सिक्योर और रेगुलर इनकम कंपनी को नहीं मिल पाता था. To smoothen the revenue collection mechanism, they introduced 3 new revenue systems. First one was permanent settlement in 1793. Second was Mahalwari system in 1822, and the third one was Rayatwari system in 1820. These systems are also known as colonial agrarian policies. Now we will see that कि रेवेन्यू सिस्टम को स्मूदेन बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया कि 3 नए तरह के रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. फर्स्ट वन इज परमानेंट सेटलमेंट. टू इंश्योर रेगुलर इनकम, कंपनी डिसाइडेड टू फिक्स द रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार ऑन परमानेंट बेसिस. This scheme was introduced in 1793 by Lord Cornwallis and came to be known as the permanent settlement. Let us study the main features of the permanent settlement. The revenue to first one, there were 2 main features. First was the revenue to be collected of an area was fixed permanently with no scope of revision further. Now, second one was the local zamindars were asked to collect the revenue from the peasants. Every year, the zamindar had to pay a fixed income by a certain date. If he could able to collect more revenue, he could keep the surplus amount. But if he could not pay the stipulated amount, his zamindari rights would be taken away, and the right of land for zamindari or revenue collection was given to another zamindars. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में पहला पॉइंट जो था वो रेवेन्यू का अमाउंट फिक्स था और उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाने अगले सालों में नहीं आ सकता था. दूसरा था कि लोकल जमींदार्स को बोला गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और जो भी आप ज्यादा रेवेन्यू अगर कलेक्ट करते हैं तो सरप्लस अमाउंट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टिपुलेटेड अमाउंट पे नहीं करते, मीन्स जो अमाउंट कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है वो अगर आप पे नहीं कर पाएंगे तो आपकी जमींदारी राइट्स छीन ली जाएगी और दूसरे जमींदार को यह अधिकार दे दिया जाएगा. The system of fixing the revenue in advance was extremely advantageous to the company. It ensured them a fixed and regular income without the trouble of collecting it from each zamindar, each peasants. It also created a new social class called landlords who were loyal to the British. तो इस नए सिस्टम से कंपनी को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उसे एक रेगुलर और फिक्स इनकम मिलने लगा, एक नए सोशल क्लास का राइज हुआ जो लैंडलॉर्ड्स या जमींदार के नाम से जाने गए और ये ब्रिटिश के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल थे. However, the peasants suffered terribly under this system. They had to pay a very high revenue and
could be evicted if they fail to do so. The zamindars were not interested in investing money to improve the productivity of land. So while production declined, the revenue demand of zamindars went up. To pay the revenue, the peasants was often forced to borrow money from the village moneylender. Once in debt, it was impossible for the peasants to come out of it. लेकिन इस परमानेंट सेटलमेंट का इम्पैक्ट पीजेंट्स पे बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि एक हाई रेवेन्यू अमाउंट फिक्स कर दिया गया था और जिसे उन्हें कैश के रूप में देना था। इसके साथ साथ जब प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता था तो जमींदार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी कोई हेल्प नहीं करते थे, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे और फार्मर्स हमेशा उन्हें रेवेन्यू पे करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था मनी लेंडर से, और एक बार जब किसान कर्ज में आ जाता था तो उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। Now, the second system was Mahalwari system. The Mahalwari system was introduced by Holt Mackenzie in 1822. It was introduced in present day Western Uttar Pradesh, parts of Madhya Pradesh and Punjab. In these areas, land was commonly owned by a group of villages known as Mahal. The task of collecting revenue and giving it to the company was given to the headman of the Mahal. Also, the revenue demand was not fixed permanently but could be revised periodically. तो हम लोग महलवारी सिस्टम में देखते हैं कि गांव का एक ग्रुप बना लिया जाता था और उसे महल नाम दिया गया, और उस ग्रुप में एक हेडमैन या कमांडर को चुना जाता था जिसकी यह ड्यूटी होती थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे और उसे कंपनी को दे। रेवेन्यू फिक्स नहीं था और यह समय समय पर इसमें बदलाव आता रहता था। नाउ द थर्ड वन वाज रैयतवाड़ी सिस्टम। The Rayatwari system was devised by Sir Thomas Munro in 1820. It was introduced in parts of Madras and Bombay presidencies. Under this system, the company made a revenue settlement directly with the Rayat or the peasants. The farmer was the owner of the land as long as he paid the land revenue, and also the revenue was fixed according to the fertility of land. तो रैयतवाड़ी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ये सर थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था और 1820 में ये लाया गया था। इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ किया जाता था और इसमें जो रेवेन्यू का अमाउंट फिक्स किया गया था वो लैंड के प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग किया गया था। नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज सेटलमेंट्स ऑन द लाइफ, रूरल लाइफ एंड इट्स इकोनॉमी। तो ये इन सब न्यू सिस्टम्स, न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम का इंडियन विलेजेस में वहाँ के पीपल के लाइफ और उनके इकोनॉमी पे किस तरह का असर हुआ, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। The land revenue settlements introduced by the company impoverished the peasants. Land now became a sellable commodity. It could be sold, bought, and mortgaged. This had a deep impact on the life of people living in village and also on village economy. Land जो कि peasants जो थे जिसको मदर के जैसा कंसीडर करते थे, वह अब खरीदने, बेचने और गिरवी रखने की चीज, वस्तु बन गई थी और इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा था ग्रामीण जीवन और वहां के इकोनॉमी पे। ये जो नया रेवेन्यू सेटलमेंट्स था ये पीजेंट्स के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं था। ये
डिफरेंट एस्पेक्ट से इसका लाभ जो था वो सिर्फ कंपनी के को ही मिलता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही आई थी, और इस वजह से इंडियन पीजेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.